बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एंजाइम वाले तीसरे चैप्टर का हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें हमने एंजाइम के एक्शन के बारे में डिस्कस करना है। इसमें हम इस टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम जितने भी होते हैं वो हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, यानी हर रिएक्शन का एंजाइम स्पेसिफिक है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसा कि हर एंजाइम एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। क्योंकि हर एंजाइम का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, इसलिए वो रिएक्शन के लिहाज से भी स्पेसिफिक होते हैं। कोई भी एंजाइम होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं ऐसी शक्ल जिसकी चौड़ाई, लंबाई और मोटाई हो। चौड़ाई, लंबाई और मोटाई हो। मिसाल के तौर पे अगर हम इस डस्टर को देखते हैं तो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसकी कोई ना कोई चौड़ाई है, कोई लंबाई है, कोई मोटाई है। तो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसी तरह एंजाइम भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एंजाइम की भी कोई ना कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम रफली एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होगी। तो एंजाइम जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होते हैं। और हर रिएक्शन का एंजाइम स्पेसिफिक होता है, क्योंकि हर सबस्ट्रेट का एंजाइम स्पेसिफिक है। हर सबस्ट्रेट के लिए अलग एंजाइम एक्ट करता है, तो इस लिहाज से एंजाइम भी जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। मिसाल के तौर पे लिपिड को ब्रेकअप करने के लिए एंजाइम लाइपेज इस्तेमाल होता है। लाइपेज लिपिड को। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट को ब्रेकअप करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए या एक्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है अमाइलेज। अमाइलेज। अब यहाँ पे लाइपेज कभी भी कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट नहीं करेगा और प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, और इसी तरह अमाइलेज कभी भी लिपिड पर एक्ट नहीं करेगा और ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें लिपिड का जो एंजाइम है वो लाइपेज है, और लाइपेज का जो सबस्ट्रेट है वो लिपिड है। हमेशा लाइपेज लिपिड पे अमल करेगा, कार्बोहाइड्रेट पे अमल नहीं कर सकता। इसी तरह अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे अमल करेगा, लिपिड पे अमल नहीं कर सकता। तो इसको कहते हैं स्पेसिफिसिटी। एंजाइम की तखसीस, मखसूस होना, स्पेसिफिक होना, एंजाइम का स्पेसिफिक होना, यानी एंजाइम हर रिएक्शन के लिए, हर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। तो इस टॉपिक, इस सेटिंग में हमने ये बात समझनी थी कि हर रिएक्शन के, हर सबस्ट्रेट के एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद जो जनाब हमने जो देखना है वो है चेन। इसको हम बी कर लेते हैं हेडिंग के हिसाब से। चेन ऑफ रिएक्शंस। बास केसेस में एंजाइम सीरीज में काम करते हैं, सीरीज में चेन की शक्ल में काम करते हैं। यानी एक एंजाइम प्रोडक्ट बनाएगा, वो अगले एंजाइम को दे देगा, फिर अगला एंजाइम प्रोडक्ट उसको चेंज करेगा, फिर उससे अगले एंजाइम को, यानी एंजाइम 1 जो है सबस्ट्रेट को थोड़ा सा चेंज करेगा और एंजाइम 2 को दे देगा, फिर एंजाइम 2 उसमें मजीद चेंजिंग लाएगा, फिर एंजाइम 3 को दे देगा, 3 फिर चेंजिंग ला के एंजाइम
4 को दे देगा। इस तरह आखिर में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और एंजाइम वैसे का वैसे रह जाएगा। तो इसको कहते हैं चेन ऑफ एंजाइम। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि ए जो है वो यहाँ पर इनिशियल सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है इनिशियल, ठीक है। इस सबस्ट्रेट ए को एंजाइम 1 ये चेंज कर देगा इसको बी में। अब यहाँ पे ए सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है बी प्रोडक्ट में। ये फाइनल नहीं है, मतलब बीच में जो प्रोडक्ट आते हैं फाइनल से पहले थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ, यानी इसने कुछ तब्दीलियाँ की एंजाइम 1 ने ए में से, कुछ तब्दीलियाँ की बी में चेंज कर दिया। अब इसको फिर बी को लेगा एंजाइम 2 और इसको कन्वर्ट कर देगा सी में। अब सी इसमें बी में थोड़ी तब्दीली हुई, सी बन गया। अब इसको एंजाइम 2 ने चेंज किया और इसी तरह जो है इसके बाद एंजाइम एंजाइम 3 इसको कन्वर्ट कर देगा डी में। अब ये काम सीरीज में होता है, चेन में होता है। इसमें ये नहीं है कि एक एंजाइम हो और उसने जो है फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, नहीं। अब एंजाइम जो है डी को, सॉरी सब प्रोडक्ट डी को एंजाइम 4 इसको ई बनाएगा जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ये जनाब ई इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट मिला वो एंजाइम की एक सीरीज से गुजर के मिला, एंजाइम की एक सीरीज से गुजर के मिला। यहाँ पे देखिए एंजाइम 1 से बी बना, फिर 2 से सी बना, फिर 3 से डी बना, फिर 4 से ई बना। फाइनल एकदम से नहीं फिर ई बना, बल्कि ये प्रोडक्ट जो फाइनल बना वो मुख्तलिफ मराहल से गुजर के बना। इस तरह की रिएक्शन हाँ इंसानों की ज़िंदगी में, जानवरों की ज़िंदगी में और पौधों की ज़िंदगी में मिसाल ले लेते हैं हम रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो एक ही लम्हे में नहीं बनता, बल्कि सीरीज से गुजर के कंप्लीट होता है ये रिएक्शन। इसी तरह पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है उसमें जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में, वो फाइनल प्रोडक्ट होता है। लेकिन ये ग्लूकोज एक ही लम्हे में नहीं बनता, बल्कि मुख्तलिफ एंजाइम के मराहिल से गुजर के, मुख्तलिफ चेंजेस से गुजर के ग्लूकोज बनता है। तो ये जो रिएक्शन है ये चेन की शक्ल में होता है। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये चेन की शक्ल में होने वाली रिएक्शन है और इसमें एंजाइम की एक सीरीज काम करती है, 1 2 3 4 इस तरह। और यार तो ये जो है सबस्ट्रेट ए तब्दील हुआ फाइनल प्रोडक्ट ई में। सबस्ट्रेट पहले क्या था? ए था, प्रोडक्ट क्या है? ई है। लेकिन ये जो एंजाइम है ये दोबारा वैसे का वैसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल होगा, क्योंकि जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि एंजाइम्स जो है वो खुद चेंज नहीं होते, एंजाइम खुद चेंज नहीं होते और प्रोडक्ट एंजाइम के बगैर भी वैसे ही बनता है जैसे एंजाइम के साथ बनता है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है? एंजाइम के साथ प्रोडक्ट बनने की जो स्पीड होती है वो फास्ट होता है, स्पीड अप हो जाती है। तो इस हेडिंग में आपको चेन ऑफ रिएक्शन की हेडिंग में ये समझाया गया है कि बाज़ रिएक्शन सीरीज में होते हैं और उसमें एंजाइम सीरीज में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जनाब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे बेटा बात यह है कि इसमें हमने ये समझना है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कब बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है। ठीक है, तो जैसा कि ये पहले लेक्चर्स में भी आपको बताया गया था कि जब भी कोई सबस्ट्रेट आता है उसके साथ कोई एंजाइम एक्ट करता है, सबस्ट्रेट को हम ले लेते हैं S, एंजाइम को ले लेते हैं हम E, तो इनके आपस में मिलने से ये पहले बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये अमल कहाँ होता है, तो आपको ये बताया गया था कि एंजाइम की दो साइट होती हैं। एंजाइम की कितनी साइट होती है? दो साइट। एक होती है बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट एंजाइम की वो साइट होती है जो सबस्ट्रेट को क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती है सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ क्या करती है? अटैच करती है, जोड़ती है। जैसे ही सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के साइट पर अटैच होता है तो उससे बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये काम करता है बाइंडिंग साइट। जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये कॉम्प्लेक्स कैटालिटिक साइट को मुतहर्रिक कर देता है, एंजाइम की कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट कर देता है, मुतहर्रिक कर देता है, हिला देता है, तहरीक दे देता है, एक्टिवेट कर देता है। फिर दूसरी साइट होती है कैटालिटिक साइट, कैटालिटिक साइट। अब कैटालिटिक साइट जो है वो तहरीक में आ गई और कैटालाइसिस शुरू हो गया, यानी अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया। रिएक्शन स्टार्ट होने का मतलब है सबस्ट्रेट इज गोना चेंज टू प्रोडक्ट, यानी सबस्ट्रेट इज गोइंग टू चेंज इनटू प्रोडक्ट। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बन गया था बाइंडिंग साइट पर, अब वो बन जाएगा क्या? प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट तैयार हो गया, प्रोडक्ट भी, और एंजाइम दोबारा से क्या हो गया? बहाल हो गया, यानी एंजाइम दोबारा अलग हो गया। तो ये जनाब फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कहानी है। तो इसमें सबस्ट्रेट आकर कहाँ जुड़ता है? एंजाइम की बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट पे जुड़ने के बाद कॉम्प्लेक्स बन जाता है ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटालिटिक साइट को मुताबिक करता है, एक्टिवेट करता है। कैटालाइसिस स्टार्ट हो जाती है। कैटालाइसिस स्टार्ट होने से ES कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट और एंजाइम अलग दोबारा हो जाता है। This is the enzyme formation of enzyme substrate complex. अब enzyme substrate complex से प्रोडक्ट बनने के बारे में दो मॉडल पेश हुए। इसमें हमने दो मॉडल पढ़ने हैं। पहला मॉडल जो पेश हुआ था वो 1890 में पेश हुआ था, 1890 में। एमल फिशर जो है उसने पेश किया था लॉक एंड की मॉडल। इसको हम डी कर देते हैं, लॉक एंड की मॉडल।
लॉक एंड की मॉडल, एलन फिशर, इसने इस मॉडल को पेश किया। कब पेश किया? 1890 में, एलन फिशर ने। इसने इस मॉडल को समझाने के लिए ताले और चाबी की मिसाल दी, की एंड लॉक। उसने कहा जैसे एक ताले को, स्पेसिफिक ताले को खोलने के लिए स्पेसिफिक चाबी हो, हर ताला हर चाबी से नहीं खुलता। वो ताला उसी चाबी से खुलेगा जो उसकी चाबी होगी, यानी उसके अंदर का जो है वो जो सांचा बना होगा वो चाबी के हिसाब से बना होगा ताले में। और a specific key can open specific lock। इसी तरह हर सबस्ट्रेट का एंजाइम भी स्पेसिफिक है और वो उसी के साथ एक्ट करता है, दूसरा उसके साथ एक्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात इसने की कि जो एंजाइम होता है वो एक टेम्पलेट का काम करता है। इसका काम करता है टेम्पलेट का, सांचे का। टेम्पलेट किसे कहते हैं? सांचे को। तो मोहर होती है ना, मोहर, मोहर जैसे बनी होती है उसको लगाओगे वो वैसी दिखाएगी, वो एक सांचा बना हुआ है। इसी तरह इसने कहा कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेम्पलेट की तरह होता है, सांचे का काम करता है। जैसा सबस्ट्रेट आता है, जैसा एंजाइम का सांचा होता है, सबस्ट्रेट को वो वैसे ही बना देता है। मिसाल के तौर पर एक एंजाइम है, इसकी शक्ल ऐसे है और एक सबस्ट्रेट आया ऐसा। जब वो इसमें आके फिट होगा, उसके बाद जब ये निकलेगा तो उसकी शक्ल कैसे बन जाएगी? ऐसी बन जाएगी। अब इसकी शक्ल को किसने कन्वर्ट कर दिया? एंजाइम के सांचे में। यानी ये गोल सी शक्ल थी, अब ये कोन शेप बन गई। इस कोन शेप को बनाने में किसने काम दिखाया? एंजाइम ने। तो इस शक्ल को सांचा कहेंगे, समझ में आ गया? तो यहाँ पे इसने कहा कि एंजाइम की शक्ल जो है वो सख्त होती है। क्या होती है? सख्त होती है, लचकदार नहीं होती, चेंजेबल नहीं होती, सख्त होती है। और वो सबस्ट्रेट को वैसा ही बना देती है जैसे उसकी शक्ल होती है। तो ये इसने पेश किया लॉक एंड की मॉडल, लेकिन इस पर ऑब्जेक्शन लगा। इस मॉडल के बारे में कोई भी एविडेंस नहीं मिला, यानी तजुर्बात में इसको साबित होने की जो है तस्दीक नहीं मिली। तो इसलिए इस मॉडल पर काफ़ी जो है ऑब्जेक्शंस लगे। उसके बाद अगला मॉडल पेश हुआ, कोशलैब ने पेश किया। वो है जनाब इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस कहते हैं तब्दील हो जाना, इंडक्शन, तब्दीली आ जाना, चेंज आ जाना, तहरीक आ जाना, शक्ल तब्दील हो जाना, इस तरह का मतलब होता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। पेश करने वाला कोशलैंड। कब पेश हुआ? 1959 में, 1959 में, यानी 10 साल ये हो गए, 69 साल, 69 साल बाद ये मॉडल, 69 साल बाद ये मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो कहता था वो ये कहता था एंजाइम की शक्ल बेलचक होती है, लचकदार नहीं है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल ने कहा कि एंजाइम की शक्ल लचकदार होती है। क्या होती है? लचकदार। एंजाइम की शक्ल लचकदार होती है, फ्लेक्सिबल होती है। एक बात। दूसरी बात, इसने कहा कि जैसे ही सबस्ट्रेट आके एंजाइम के ऊपर अटैच होता है तो सबस्ट्रेट एंजाइम में तब्दीली लाता है।
कैटालाइसिस शुरू करता है। इधर देखिए, इसने कहा सबस्ट्रेट आके जब एंजाइम पे जुड़ता है, एंजाइम के अंदर क्या खलबली मच जाती है, तहरीक पैदा हो जाती है, यानी एंजाइम सोया हुआ जाग जाता है, ये मतलब समझना। जैसे ये सबस्ट्रेट आने से एंजाइम जागता है, एंजाइम इस सबस्ट्रेट को कैटालाइसिस के जरिए, रिएक्शन के जरिए प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। और एंजाइम की शक्ल बेलचक नहीं होती बल्कि लचकदार होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो ये था जनाब कोशलैंड का इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो ये मॉडल दो पेश हुए आज तक जो एंजाइम के एक्शन के बारे में है, और ये हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। कल इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।